हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन यानी कि विलयन। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर कर चुके थे, काफी आगे तक हम पहुंच चुके थे। सॉल्यूशन में पहले हमने सॉल्यूशन की बात की कि सॉल्यूशन होता क्या है। एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसी को सॉल्यूशन हम कहते हैं, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसे कि बाइनरी सॉल्यूशन भी हम कहते हैं। साथ साथ हमने यहाँ पर कई कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलालिटी, वेट बाय वॉल्यूम क्या है, मास बाय मास है, ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए। साथ ही कुछ लॉज जैसे कि हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, ये लॉज हमने डिस्कस किए थे और भी कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो हमने पढ़ ली है, अच्छे से डिस्कस कर लिया, उसके न्यूमेरिकल्स भी हम कर लिए। सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारी थर्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देख लिया था कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कैसी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। एक बार देख लीजिए अपने लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा आज का टॉपिक है उसको। तो लास्ट लेक्चर में कुछ तरीके से आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम, ठीक। उसके अलावा एजेट्रॉप्स क्या होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स क्या होते हैं। साथ ही हमने पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के बारे में बात की थी। अब बात करते हैं हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमने पढ़ लिया, साथ ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ ऑस्मोसिस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए, तो ये पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमने क्या जाना था कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। उसे नेचर या इन चीजों की वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि उन चीजों पे डिपेंड नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, सॉलिड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। यानी कि अगर हम एक बीकर ले रहे हैं तो उसका नेचर क्या है, इस चीज पे कोई भी डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, सॉलिड पार्टिकल्स के जितने भी नंबर्स होंगे उसमें डिपेंड कर रही है। इस तरीके से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमने पढ़ लिया था, कैसे वेपर प्रेशर होता है जब हम उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। ठीक, साथ ही हमने से कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। फिर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने बात की थी कि पहले सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज, बढ़ोतरी किस प्रकार से होती है, इसका ये फॉर्मूला और इसके न्यूमेरिकल्स भी हमने। अब बात है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो अपने लास्ट लेक्चर में पॉइंट में के बारे में बात की थी। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। जहां पर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो, ठोस के वेपर प्रेशर के बराबर हो, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid solvent is equal to the vapor pressure of solid known as freezing point। freezing point किसे कहा जाता है,
वो टेम्परेचर या वो तापमान जहां पर किसी भी किसका लिक्विड सॉल्वेंट की बात हो रही है, लिक्विड सॉल्वेंट का जो क्या है वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो, वो किसके बराबर हो, वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, आपको इसी तरह इसे याद करना है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। यही क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे कि बच्चों हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की थी। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वो पॉइंट नहीं कि जिसमें कोई भी हमारा क्या है कंपाउंड क्या करता है, बॉइल होता है, नहीं। वो पॉइंट या वो टेम्परेचर या वो पॉइंट हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, जहां पर किसी सॉल्वेंट का या लिक्विड का या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जहां पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, या किसी का भी वेपर प्रेशर जो है किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 atm या 760 mmHg के बराबर होता है। वो पॉइंट क्या कहलाया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाया जाता है। इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो वही फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जहां पर किसी लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो, उसे क्या कहा जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में तो हम समझ गए, लेकिन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था, उसके जस्ट अपोजिट क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ रहा था, उसका बॉइलिंग पॉइंट तब क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसे ही क्या कहा जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा, हमें जो टेम्परेचर है उसको क्या करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाए, वो फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर बन जाए। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, कमी आएगी, यानी कि डिक्रीज होगा। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एलिवेट हो रहा था, वो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था सॉल्यूट के डालने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग क्या है, कोई हमने यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या है, कोई प्योर सॉल्वेंट है, क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ई नॉट एफ से, प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पर क्या है, प्योर सॉल्वेंट तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट हमने इसमें डाल दिया। तो इसका जो ये सॉल्यूशन है इसको क्या बोलने हैं, हम टी एफ बोल लेते हैं। ठीक, ये क्या है, टी एफ है, टी एफ है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि जब ये प्योर सॉल्वेंट था तब इसका टेम्परेचर क्या था, ये तब इसका जो पॉइंट है क्या कहेंगे हम इसे, टी एफ नॉट। ठीक, और जब हम इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो हमें क्या क्या देखा हमने कि इसका टेम्परेचर जो था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और ज्यादा कम हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक, तो जब ये टेम्परेचर, जब सॉल्यूट के डालने से, यही सॉल्वेंट था, इसमें ही हमने क्या डाले, सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले, तो इसका टेम्परेचर और ज्यादा क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के डालने से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसे ही क्या कहा जाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। समझ में आई बात कि प्योर सॉल्वेंट में जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि टीएफ क्या है यहाँ पर, कम है टीएफ नॉट से, टीएफ क्या है यहाँ पर, कम, टीएफ क्या है यहाँ पर, कम है टीएफ नॉट से। ठीक, तो ऑन एडिंग क्या लिख रहे हैं जो हमने अभी पढ़ा, ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट, there will be
a decrease in their freezing point. This decrease in freezing point is known as depression of freezing point. यानी कि जब हमने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला सॉल्वेंट में, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या अवलोकन किया, क्या देखा कि उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गया, डिक्रीज हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा कम हो गया। इसी को क्या कहा जाएगा, ये जो कम हुआ, डिक्रीज हुआ, इसी को क्या कहा जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, जो TF है तो पूरे सॉल्यूशन का क्या है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होगा और सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से। तो ये डेफिनेशन पहले, ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ये आपको नोट कर लेना है, फिर आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो इतनी बात समझ में आई। अच्छा, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम क्रायोस्कोपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपी भी इसे कहा जाता है। तो अलग अलग बुक्स में जो है आपको अलग अलग वर्ड्स दिखाई देंगे। वैसे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही दिखाई देगा, ठीक, कहीं कहीं पर हो सकता है आपको ये क्रायोस्कोपी भी लिखा हुआ मिले, दिखने को मिले। चलिए चलिए, तो हमने क्या कहा यहाँ पर कि एफ है और TF नॉट है। TF नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और हमारा TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक, क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम बात करें कि डेल्टा TF क्या होगा, डेल्टा TF क्या होगा, तो डेल्टा TF क्या होगा, हमारा जो TF नॉट है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि जो TF नॉट है वो ज्यादा होगा TF से। ठीक, यानी कि जो हमारा प्योर का जो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से। ठीक, तो TF नॉट माइनस TF, इस तरीके से हम डेल्टा TF यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अगर हमें T डेल्टा F दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, TF दिया हुआ है, तो डेल्टा TF हमारा आ जाएगा। TF नॉट हम जानते हैं कि प्योर वेपर प्रेशर, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो जो भी हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग। ठीक, अच्छा, इसी को हम आगे अगर करते हैं तो TF इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाता है, KF इंटू मोलैलिटी, ये आ जाता है हमारा मेन फॉर्मूला, जहां पे डेल्टा TF तो हमें पता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हमें अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, अगर हमें प्योर सॉल्वेंट का और अगर हम कहें पूरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है तो हम डेल्टा TF निकाल सकते हैं। ठीक, KF क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं इसको क्या कहा जाएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या हम कहें क्योंकि इसको क्रायोस्कोपी कहते हैं ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसे कह सकते हैं। बाकी मोलैलिटी मतलब तो हमें पता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। केजी में हम सॉल्वेंट का मास देते हैं। मास और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। अब बच्चों ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसे कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है? कोई भी हमारे पास क्या है, मास, जिसका हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने, उसका मास अपॉन उसका मोलर मास। अगर हम कहें कि हमें H2O के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो H2O का मास और उसका जो मोलर मास है, मास जो भी क्वेश्चन में गिवन रहता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मास कुछ ना कुछ गिवन रहता है, ठीक, मास कुछ जो भी गिवन है और अपॉन उसका मोलर मास हम लिख लेंगे। हो सकता है कभी मोलर मास दिया हो, मास पूछ ले, ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3-4 फॉर्मूले देख लिए जो इस टॉपिक में क्या होंगे, हमारे यूज होंगे। चलिए बच्चों, ये था हमारा मेन फॉर्मूला के एफ इंटू मोलैलिटी। के एफ की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है तो इसकी फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दी हुई रहेगी, अगर नहीं दी हुई है तो, अगर के एफ ही पूछा हुआ है कभी ऐसे कुछ रहेगा तो अन्य वैल्यूज जो तो आपको गिव। चलो तो बच्चों पहले इसे नोट कर लो, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं जिससे ये टॉपिक जो है हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कुछ 13.6 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल solute is added to 20 gram H2O, ठीक, the freezing point, the freezing the freezing point of the solution is minus 3.7 degrees Celsius. Calculate the molecular mass of the non volatile solute, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास करना है। साथ में ब्रैकेट में जो है हमें गिवन है केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है, या पर मोल हम कहें, ठीक। तो ये क्या हमें गिवन है, तो आपको इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने से पहले पहले लिख लीजिए कि गिवन क्या क्या चीजें हैं, जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा उसको कैसे अप्लाई करके जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो नोट कर लीजिए, पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर सॉल्यूशन करने का एक बार आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, अगर नहीं आएगा फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले गिवन क्या क्या है, देखो 36, चलिए तो 36 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यहाँ पर कह रहा है। ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट है, ये एक, ये हमारा सॉल्यूट है। फिर 20 ग्राम H2O, अब ये क्या है हमारा सॉल्वेंट, अगर ये सॉल्यूट है तो ये क्या होगा हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक। और सॉल्यूशन का जो है फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया गया है -3.7 डिग्री सेल्सियस, और के एफ की वैल्यू भी यहाँ पर 1.86 दे दी गई है, 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स दे। हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बच्चों। सॉल्व करते हैं। अब देखो पहला फॉर्मूला क्या था, हमें क्या निकालना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी के लिए हमें के एफ तो पता है,
लेकिन डेल्टा टी एफ नहीं पता, मोलालिटी में कुछ टर्म्स, कुछ चीजें जो है हमें पता है। ठीक, तो डेल्टा टी एफ कैसे निकालेंगे? देखो, डेल्टा टी एफ है क्या? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू इसके बराबर है, ये क्या पढ़ा था हमने? टी एफ नॉट, यानी कि सॉल्यूशन का, सॉरी सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे क्या हम माइनस करेंगे? टी एफ, जो किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? हमारे सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का, सॉरी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? H2O दिया हुआ है ना? तो H2O का फ्रीजिंग पॉइंट सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और ठीक, तो यहाँ पर आ गया 0 माइनस, और सॉल्यूशन का देखो दिया हुआ है हमें -3.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये कितना आ गया? 3.7, माइनस माइनस हो गया प्लस 3.7, यानी कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। डेल्टा टी एफ की वैल्यू तो फाइंड हो गई। चलो यहाँ पर रख देते हैं 3.7 इज इक्वल्स टू के एफ की वैल्यू हमें गिवन है 1.86 इंटू मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट के मोल्स कितने दे रखे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास। तो मास क्या है? 13.6 अपॉन मोलर मास तो हमें कैलकुलेट करना है ना, मोलर मास ही तो हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन वॉल्यूम, सॉरी अपॉन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का मास कितना है? 20 ग्राम, और इसको केजी में करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपॉन 1000 करना पड़ेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये कुछ तरीके से सॉल्व होता है बच्चों। क्या होगा ये? 3 इंटू 13.6 इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो हमें कैलकुलेट करना है, तो 2। ठीक, क्या आ गया यहाँ पर? इसको सॉल्व कर लो। मॉलिक्यूलर मास हम क्या करेंगे? इधर लेके चल जाएंगे, 3.7 हमारा इधर आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू, बच्चों अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग हमारा आएगा 342.4। मॉलिक्यूलर मास आएगा हमारा लगभग 342.4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है? जो फॉर्मूला पहले आपको ध्यान से देखना है, फिर देखना है कि गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, क्या क्या हम और निकाल सकते हैं, कैसी हमें अप्रोच रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। और भी क्वेश्चन होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, चलिए तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो ये था हमने आज पढ़ा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आगे हम इसके और न्यूमेरिकल्स करेंगे और नया जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो करेंगे, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, कहीं पर कंफ्यूजन या समझ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो बच्चों मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।